हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना पुराना लेक्चर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे। तो लास्ट वीडियो में हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के कुछ टाइप्स देखे थे, वो FCFS देखा था, SJF, SRTF ये सब देखा था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बात करते प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग की। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग बोलता है कि भाई जिसकी प्रायोरिटी पहले है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो एलोकेशन किस पे बेस्ड है? प्रायोरिटी पे। तो जो VIP प्रोसेस है आप उसको पहले काम करो, पहले एग्जीक्यूट करो, बाकी प्रोसेस को बाद में देखना। तो ये दो तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, एक प्रीएम्प्टिव, एक नॉन प्रीएम्प्टिव। तो नॉन प्रीएम्प्टिव तो बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है विद प्रायोरिटी। तो अगर रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोसेस है तो जिनकी प्रायोरिटी पहले होगी उसको उठा के रनिंग में डालो और इंटरप्ट नहीं करना है। तो नॉन प्रीएम्प्शन वाला तो बहुत बेसिक है, वो आप खुद कर लोगे। बट प्रीएम्प्शन वाला थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो इसके लिए मैंने न्यूमेरिकल रेडी किया है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसमें क्या प्रीएम्प्शन, अगर हम ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे एक प्रोसेस को, एग्जीक्यूशन के दौरान कोई दूसरा प्रोसेस आता है जो कि हाई प्रायोरिटी का है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटरप्ट करके VIP यानी हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। वही एग्जांपल बैंक का, आप अपना काम करा रहे हो, इन द मीन टाइम कोई इमरजेंसी में आता है जिसको पैसे निकालने हैं, कोई काम करना है, तो बैंक वाला क्या करेगा, आपको कहेगा आप 2 मिनट वेट करो, पहले उसका काम करेगा। सेम प्रायोरिटी किस पे डिसाइड होती है? मेमोरी रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट, जो भी है अलग अलग चीज़ें जिस पे प्रायोरिटी डिसाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोबारा से स्टारवेशन की बात करते हैं। स्टारवेशन हो सकता है इसमें, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटी कम हो और बार बार VIP प्रोसेस, हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस आते रहे, तो उस केस में क्या होगा, आप वेट करते रह जाओगे और दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो स्टारवेशन इसमें हो सकता है। तो न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं इसको। तो हमें प्रोसेस दिए हुए 4, अराइवल टाइम, बस टाइम दिया हुआ है और सबकी प्रायोरिटी है 1 2 1 4, 1 2 1 3। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में ढंग से पढ़ना। कभी कभी वो बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी गिवन है उसको पहले एग्जीक्यूट करना, यानी 3 वाले को पहले एग्जीक्यूट करना, फिर 2 वाले को, फिर 1 वाले को। कुछ क्वेश्चंस में बोला जाता है कि नहीं, पहले 1 वाले को, फिर 2 वाले को, फिर 3। तो किस ऑर्डर में हम प्रायोरिटी को हमें एनालाइज करना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उस हिसाब से करना। इस क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब 3 वाले को पहले किया जाएगा, फिर 2 को, फिर 1 को। ठीक है, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। तो रेडी क्यू बनाते हैं अपनी, ये रेडी क्यू है और ये है रनिंग क्यू। तो 0th इंटरवल पे P1 आया, P1 रेडी क्यू में आया और उसकी प्रायोरिटी 1 थी, कोई और प्रेजेंट भी नहीं था, तो ठीक है वो अकेला था। P1 को उठा के हमने पुश कर दिया। अब जैसे 1 सेकेंड पार हुआ P2 आ गया, जैसे 1 सेकेंड पार हुआ P2 आया। अब शेड्यूलर ने देखा कि भाई P1 और P2 में P2 की हायर प्रायोरिटी है 2, तो पहले इसको एग्जीक्यूट करना होगा हमें। पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम क्या कहेंगे P1 को कि भाई थोड़ी देर वापस जा, इंटरप्ट करेंगे और P2 को उठा के यहाँ पर डाल देंगे कि भाई P1 को बोलेंगे थोड़ी देर वेट कर भाई, VIP प्रोसेस आया, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो P1 का 1 यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन हो चुका है, ये ध्यान रखना, 1 यूनिट ऑलरेडी हो चुका है। अब P2 की बारी आई, तो भाई P2 एग्जीक्यूट हुआ, 2 तक एग्जीक्यूट हुआ। तो जैसे 2 तक एग्जीक्यूट हुआ P3 आया, P3 आ गया। तो भाई उसने कंपेयर किया P2 और P3 में प्रायोरिटी 2 P2 किया, तो P2 कंटिन्यू होगा, कोई इंटरप्शन नहीं। ठीक है, P2 कंटिन्यू हुआ। अब जैसे 3 आया तो P4 भी रेडी हो गया कि भाई मैं भी रेडी हूँ। और जब उसने कंपेयर किया P2 और P4 में, तो हाई प्रायोरिटी किसकी थी? P4 की, 3। तो भाई अब किसको बोला जाएगा कि भाई P2 2 बार वेट, तेरे से भी ज़्यादा VIP एक प्रोसेस आया P4, तो पहले मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो P2 का 2 सेकेंड एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, 2 सेकेंड एग्जीक्यूशन हो चुका है, तो बचा कितना है? 1, 2 ऑलरेडी हो चुका है। अब हम P2 को बाहर बिठाएंगे, P2 को बोलेंगे कि भाई बाहर बैठ, और P4 को अंदर डाल देंगे, बोलेंगे कि भाई हाई प्रायोरिटी आया। अब और कोई प्रोसेस तो आ नहीं रहा, तो P4 सबसे हाई प्रायोरिटी है, तो P4 चलता रहेगा 6 सेकेंड तक, यानी 3 से लेकर 9 तक कंटिन्यू रहेगा और फुल्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो P4 हमारा फुल्ली एग्जीक्यूट होगा, इसके टेबल भर सकते। कंप्लीशन टाइम कितना है? 9। टर्न अराउंड टाइम कितना होगा? लिख रखा है मैंने, याद करो, लास्ट वीडियो में बताया था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 9 - 3 6। वेटिंग टाइम कितना होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 6 - 6 0। इसको वेट ही नहीं करना पड़ा, VIP प्रोसेस था, जैसे आया तुरंत नंबर लग गया। रिस्पॉन्स टाइम, पहली बार रिस्पॉन्स कब मिला? 3 पे आया, कब तक? 3 पे, 3 - 3 0। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम 0। अब वो कंपेयर करेगा P1 P3 P2 में VIP कौन है? भाई सिंपली हमें दिख रहा है P2 VIP है, तो P2 को उठा देंगे,
यहाँ डाल देंगे। कितना टाइम बचा था इसका 1, तो 9 से लेके 10 तक ये एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीट हो गया, ख़त्म। तो कंप्लीशन टाइम कितना होगा इसका 10, टर्न अराउंड टाइम कितना होगा 10 - 1 9, वेटिंग टाइम कितना होगा इसका 9 - 3, टोटल इसको 3 सेकंड लग रहे थे बस टाइम, 9 - 3 6, और हमें दिख भी रहा है वेटिंग टाइम 3 से लेके 9 तक इसने वेट ही किया है, तो इसका वेटिंग टाइम 6। रिस्पॉन्स टाइम, अब रिस्पॉन्स टाइम देखो, पहली बार इसको CPU कब मिला 1 पे, आया कब था 1 पे, तो रिस्पॉन्स टाइम कितना है 0, ठीक है ना। पहले भी बताया था रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम में डिफरेंस होता है, और वो हमें प्रीएम्प्टिव वाले केसेस में ही दिखता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब P1 और P3 है, दोनों की सेम प्रायोरिटी है, तो भाई जिस ऑर्डर में रेडी क्यों होगा वैसे ही वो उठा लेगा। जब सेम प्रायोरिटी होती है तो कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो P1 को उठाया, कितनी देर बचेगा इसका 4 सेकेंड, तो P1 14 तक कंप्लीट होगा, 14 तक एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीशन टाइम 14 हो गया, टर्न अराउंड टाइम 14 - 0 14 हो गया, वेटिंग टाइम 14 - 5 9 हो गया। ये गलती मत करना, इसको 4 मत मानना, ओरिजिनल बर्स्ट टाइम तो 5 था, तो 14 - 5 9 हो गया। रिस्पॉन्स टाइम, पहली बार CPU रिस्पॉन्स कब मिला 0 पे, आया कब था 0 पे, तो 0 - 0 0, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 0। नेक्स्ट है P3, अब बचा कौन है P3, तो P3 को उठा के यहाँ डाल दिया। कितनी देर का काम था इसको 8 सेकेंड का, तो 14 से लेकर 22 तक काम करेगा, एग्जीक्यूट हो गया फुल्ली। कंप्लीशन टाइम 22, टर्न अराउंड टाइम 22 - 2 20, वेटिंग टाइम 20 - 8 12, और दिख भी रहा है P3, देखो P3 कितना वेट किया, आया कब था 2 पे आ गया था यहाँ पे, और नंबर कब लगा 14, तो 14 - 2 12। रिस्पॉन्स टाइम, पहली बार CPU रिस्पॉन्स कब मिला 14 पे, आया कब था 2 पे, तो 14 - 2 12, रिस्पॉन्स टाइम हो गया 12, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम, टोटल कर लेते हैं। तो 20 26 35 49, 18 और 9 27, ठीक है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आएगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम 49 डिवाइडेड बाय 4, तो 12.25 आ गया ये। एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा 27 डिवाइडेड बाय 4 6.75, तो ये हमारे कंप्लीट हो गया प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग के हिसाब से। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी न्यूमेरिकल को आप जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एल्गोरिथम, उसको ट्राई कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम कैसा रहता है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। तो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज एल्गोरिथम यही है। इसमें क्या होता है, जितनी भी प्रोसेसेस रेडी क्यू में है वो क्या करता है, हर एक को टाइम देता है। मान लो 4 प्रोसेस है, ठीक है, और वो हर एक को फिक्स्ड टाइम क्वांटम क्या होता है अभी बताता हूँ। मान लो 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड, तो वो हर एक प्रोसेस को 2 सेकेंड का टाइम देगा। पहले इसके पास जाएगा, कहेगा 2 सेकेंड है, एग्जीक्यूट हो जा, 2 सेकेंड के लिए ये एग्जीक्यूट हो, फिर वो तुरंत मूव कर जाएगा नेक्स्ट पे, इसको बोलेगा 2 सेकेंड के लिए तो एग्जीक्यूट हो, फिर नेक्स्ट पे मूव करेगा, फिर कहेगा 2 सेकेंड के लिए तो एग्जीक्यूट हो, फिर नेक्स्ट पे मूव करेगा, फिर कहेगा 2 सेकेंड के लिए तो एग्जीक्यूट हो, फिर वापस फर्स्ट पे जाएगा। तो एक राउंड रॉबिन, राउंड टेबल, कंटिन्यूसली हर एक फिक्स टाइम क्वांटम वो प्रोसेस को देता है, उसके बाद उसको प्रीएम्प्ट कर देता है, कहता है कि भाई अब तू रुक, मैं दूसरे प्रोसेस को टाइम दूंगा। तो ये क्या करता है, इससे स्टार्वेशन नहीं होगा, कोई भी प्रोसेस इन्फिनिटली वेट नहीं करेगा, कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई शॉर्टेज जॉब का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो वो हर एक प्रोसेस को इक्वालिटी के हिसाब से ट्रीट करता है और इक्वल टाइम देता है कि भाई 2-2 सेकेंड में, एग्जाम्पल 2-2 सेकेंड बहुत कम रहता है, ये जो स्विचिंग है बहुत कम रहता है, पता भी नहीं चलता इतना कम रहता है, तो वो हर एक प्रोसेस को टाइम देता है और स्विच करता रहता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो स्टेटस, उस प्रोसेस का स्टेटस सेव करता है, और फिर जब वो प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू होता है तो वो उसी चेक पॉइंट से वो इसको दोबारा से कंटिन्यू रखता है। न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। तो हमें 4 प्रोसेस दिए हुए, सेम वही न्यूमेरिकल जो हम करते आ रहे, इसमें टाइम क्वांटम 2 सेकेंड है, मतलब हर एक प्रोसेस को वो 2 सेकेंड का टाइम देगा। तो रनिंग क्यू बनाते हैं सबसे पहले अपनी रनिंग क्यू, और नीचे बनाते हैं रेडी क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा P1 प्रोसेस आया, और जैसे कि रनिंग क्यू खाली थी तो तुरंत हमने P1 को उठा के रनिंग स्टेट में डाल दिया, ठीक है, रनिंग स्टेट में डाल दिया। अब 2 सेकंड तक ये एग्जीक्यूट होगा, इसका टाइम क्वांटम, इसके पास जो टाइम मिला है इसको 2 सेकंड मिला है, तो ये 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा। 2 सेकंड तक P2 और P3 भी आ गए, P2 और P3, फॉर 1 सेकंड पे P2 आया और सेकंड पे P3 आ गया, तो दोनों रेडी क्यू में तैयार है। अब इसको बोला जाएगा कि भाई तू वापस रेडी क्यू में जा, मैं P2 को टाइम दूंगा, तो ये 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट हो गया, तो कितना बचा 3 बचा, भाई 2 एग्जीक्यूट हो गया 3 बचा। अब हम इसको क्या कहेंगे, वापस जा भाई रेडी क्यू में, मैं P2 को उठाऊंगा,
P2 को उठाया, P2 को 2 सेकेंड एग्जीक्यूट किया, P2 को 2 सेकेंड एग्जीक्यूट किया, और जैसे 4 हुआ होगा, इन द मीन टाइम P4 आ गया होगा, तो इसके बाहर निकलने से पहले P4 रेडी क्यू में आ चुका है, ठीक। जैसे इसके 4 हुए, इसको बोलना गया कि भाई तू बाहर बैठ, तेरे 2 सेकेंड और बचे, तू बाहर बैठ, मैं नेक्स्ट प्रोसेस को उठाऊंगा, तो इसको बाहर भेज दिया। अब P3 को उठाएंगे, P3 को उठाया, P3 को तो 2 ही सेकंड चाहिए, तो ये 2 सेकंड तक एग्जीक्यूट हुआ, 6 तक, इसका 0 हो गया, इसका कंप्लीट हो गया, और अब इसको वापस भेजने की ज़रूरत नहीं है, इसका काम खत्म, तो इसके लिए टेबल भर देते हैं। कंप्लीशन टाइम कितना है 6, टर्न अराउंड टाइम कितना होगा 6 - 2 4, वेटिंग टाइम कितना होगा 4 - 2 2, और दिख भी रहा है 2 पे आया था, 4 पे इसका नंबर लगा। रिस्पॉन्स टाइम, पहली बार इसको रिस्पॉन्स कब मिला 4 पे, आया कब था 2 पे, 4 - 2, ठीक है, P3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट P1 को उठाएगा, P1 को उठाया, 2 सेकंड तक का चलेगा, 2 सेकंड तक क्या बचा है, ये हाँ बचा है, इसका 1 सेकंड का एग्जीक्यूशन अभी और बचा है, तो उसको बोलेंगे भाई बाहर बैठ, मैं दूसरे प्रोसेस को उठाऊंगा, ठीक है, उसने कहा बाहर बैठ जाते। नेक्स्ट P4 को उठाएगा, P4 को उठाया, इसको तो 1 ही सेकंड का काम है, तो ये 2 सेकंड तक वेट थोड़ी करेगा, ये 1 सेकंड काम करेगा, 8 से लेकर 9 तक काम किया इसने, इसका काम कंप्लीट हो गया, अब इन द मीन टाइम इसका कंप्लीट हो गया, तो इसके लिए टेबल भर देते। कंप्लीशन टाइम कितना है 9, टर्न अराउंड 9 - 4 5, वेटिंग टाइम 5 - 1 4, रिस्पॉन्स टाइम पहली बार रिस्पॉन्स कब मिला 8 पे, आया कब था 4 पे, 8 - 4 4, ठीक है। अब P2 को उठाया, P2 था लाइन में, P2 को उठाया, इसका 2 सेकंड का ही काम था, बहुत अच्छी बात है, 11 तक कंप्लीट किया, इसके 2 सेकंड पूरे हुए, जैसे 2 सेकंड पूरे, इसको दोबारा प्रीएम्पशन की ज़रूरत नहीं, इंटरप्शन की ज़रूरत नहीं है, टेबल भर देते हैं। कंप्लीशन टाइम कितना है 11, टर्न अराउंड टाइम कितना है 11 - 1 10, वेटिंग टाइम कितना होगा 10 - 4 2 नहीं 10 - 4 6, तो ओरिजिनल बस टाइम उसी से देखना है। रिस्पॉन्स टाइम, पहली बार CPU रिस्पॉन्स कब मिला 2 पे, आया कब था 1 पे, 2 - 1 1, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चेक रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, पहली बार रिस्पॉन्स कब मिला 2 पे, आया कब था 1 पे, 2 - 1 बचा कौन, अब P1 बचा, इसका 1 सेकंड का काम है, तो 12 तक एग्जीक्यूट होगा, खत्म हो गया। कंप्लीशन टाइम कितना है इसका 12, टर्न अराउंड कितना होगा 12 - 0 12, वेटिंग कितना होगा 12 - 5 7, रिस्पॉन्स टाइम पहली बार CPU रिस्पॉन्स कब मिला 0 पे, आया कब था 0 पे, तो 0 - 0 0, ठीक है, तो टेबल भर दी, बहुत ईजी था राउंड रॉबिन, कुछ नहीं करना, हर 2 सेकंड में चेक करना है, और कुछ नहीं, बेसिक चीज़ है। और ऐसा नहीं भाई, अब देखो इस P4 को 1 ही सेकंड का काम था, तो इसको 2 सेकंड ज़बरदस्ती मत देना, इसका 1 सेकंड का काम है तो 1 सेकंड का ही काम दो, उसके बाद स्विच करो। तो एवरेज वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम निकालते 19 और 12 31, और इसका कितना हुआ 13 + 6 19, तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आएगा, एवरेज पहले टर्न अराउंड टाइम देखते 31 / 4, तो 7.75, एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा 19 / 4 यानी कि 4.75, तो ये भी आ गया। इस न्यूमेरिकल को भी आप सॉल्व कर सकते हो बाकी के साथ कंपेयर करने के लिए। तो राउंड रॉबिन था, जनरली एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसके ऊपर अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में डाल देना, हम ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। बहुत ही एक शानदार न्यूमेरिकल देखते हैं मिक्स बस टाइम पर बेस्ड। तो मिक्स्ड बस टाइम क्या बोलता है कि आपके जो प्रोसेसेस है ना, वो पहले CPU एग्जीक्यूशन करेंगे, फिर उनका कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट आएगा, तो वो वेटिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। प्रोसेस शेड्स हमने पढ़ी थी ना, तो जब उनका ये कंप्लीट हो जाएगा CPU 1 वाला पार्ट, ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो इनपुट आउटपुट में जाएंगे, इतनी देर वो वेट करेंगे, उसके बाद वो CPU 2 में जाएंगे। तो CPU 2 तक वो तभी पहुँचेंगे जब वो CPU 1 कंप्लीट करेंगे, इनपुट आउटपुट के लिए इतनी देर वेट करेंगे, और उसके बाद वो CPU 2 पे जाएंगे। तो जैसे मैं बैंक वाले एग्जाम्पल बता रहा था कि भाई पहले काउंटर 1 में उसका काम होगा, फिर हो सकता है उसको कुछ वेट करना पड़े, कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़े, फिर वो काउंटर 2 पे जाएगा। तो ये प्रोसेस है। इसको कैसे करना है, कौन सा एल्गोरिथम यूज़ होगा, प्रायोरिटी बेस्ड यूज़ होगा। प्रायोरिटी बेस्ड है और प्रीएम्प्टिव है, ठीक है ना। तो हम बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को। प्रायोरिटी का रूल क्या है, रैंक के हिसाब से, कि भाई जितनी कम प्रायोरिटी वो उतना ज़्यादा VIP। तो 1 सबसे पहले होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है ना। तो एक ऑलरेडी हम कर चुके थे, उसका दूसरा पार्ट में करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इसके लिए फिर से रेडी क्यू बनाते हैं, ये है रेडी क्यू और एक है रनिंग क्यू।
एक है रन क्यू, जो कि प्रीएम्प्टिव है और प्रायोरिटी बेस्ड है, तो हर एक सेकंड में वो चेक करनी पड़ेगी कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया है या नहीं। ठीक है, तो P1 था सबसे पहले, 0 पे आया हुआ है अराइवल टाइम, 0 पे P1 है। तो 2 तक तो कोई और प्रोसेस आया नहीं है, तो 2 तक तो वो बिंदास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही 2 हुआ, सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम आया, तो P2 अराइव हो गया। अब वो P1 P2 का कंपेयर करेगा, भाई P1 और P2 में किसकी प्रायोरिटी मतलब हायर है, किसको पहले, किसको वीआईपी ट्रीट करेंगे। P1 को, मैंने बताया जितनी कम प्रायोरिटी उतना ज़्यादा वीआईपी, तो P1 वीआईपी है, तो P1 का कंटिन्यू रहेगा एग्जीक्यूशन। अब 3 आया, 3 तक कोई दिक्कत नहीं, जैसे 3 आया यानी 3 यूनिट ऑफ टाइम आया, तो P3 और P4 दोनों अराइव हो गए, P3 और P4 दोनों आ गए। अब हमारे पास P1 P2 P3 P4 चारों है, हमें कंपेयर करना प्रायोरिटी। तो भाई ऑब्वियसली P3 को हम पहले लेंगे कि भाई P3 तो बहुत ही ज़्यादा वीआईपी है, तो P1 को बोलेंगे कि भाई थोड़ी देर बाहर बैठ, मैं P3 को उठाऊंगा, मैं P3 को एग्जीक्यूट होने के लिए डाल दूंगा। तो इवेंचुअली P1 कितनी देर एग्जीक्यूट हुआ, 3 सेकेंड, तो बचा कितना, 7, इसका अभी 7 बचा हुआ है। अब और कोई प्रोसेस तो आ नहीं रहा, तो ये चलेगा। कितनी देर का काम है इसका, 2 सेकंड का काम है, तो 3 से लेके 5 तक ये 2 सेकंड तक मस्त चला अपना, कोई दिक्कत नहीं आई। अब 2 सेकंड के बाद इसको 4 सेकंड नहीं, सॉरी हम P3 की बात करें ना, तो 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड तक वो चला यानी 5 तक। अब उसको 3 सेकंड वेट करना है, तो वेट के लिए वो वापस रेडी क्यू में आ गया कि भाई मुझे 3 सेकंड तक डिस्टर्ब मत करना, 3 सेकंड तक मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, मुझे इनपुट आउटपुट का काम करना है। ठीक है, करने दो। अब वो देखेंगे कि भाई P2 P4 P1, P2 P4 P1 कौन सबसे ज़्यादा वीआईपी है, P2 P4 P1 में ऑब्वियसली P1 है, भाई इसके 2 है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो इसका 7 सेकंड का काम था, 7 सेकंड का काम है। ठीक है, देखते हैं 7 सेकंड तक एग्जीक्यूट होता है नहीं। अब 8 हुआ, 5 से लेके 8, 3 सेकंड तक ये एग्जीक्यूट हुआ, पर जैसे 3 सेकंड तक एग्जीक्यूट हुआ, एक चीज़ ध्यान रखो, इसका 3 सेकंड का वेटिंग टाइम ओवर हो गया, इसका 3 सेकंड का वेटिंग टाइम ओवर हो गया ना भाई, 5 से 8 3 सेकंड इसने वेट किया, यानी इनपुट आउटपुट इसका कंप्लीट हो गया, तो ये फिर से वीआईपी बन गया, P3 फिर से वीआईपी बन गया, ये कहेगा भाई मेरे को वापस जाने दो। ठीक है, P1 को बाहर बिठाएंगे, P1 को बाहर बिठाएंगे और P3 को अंदर डालेंगे, P3 को अंदर डाला। कितनी देर का काम था CPU2 में इसका, 1 सेकंड का, तो 8 से लेकर 9 तक काम हुआ, और अब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो गया, टेबल भर सकते। तो कंप्लीशन टाइम कितना है इसका, 9, टर्न अराउंड टाइम कितना होगा, 9 - 3 6, वेटिंग टाइम कितना होगा इसका, 6 माइनस बर्स्ट टाइम टोटल कितना है, 2 + 1 3। और वैसे अगर बर्स्ट टाइम हम देखें कि इसको कितनी देर लगती है, तो टोटल ये पूरा बर्स्ट टाइम है, ये पूरा बर्स्ट टाइम होगा कि भाई पहले काउंटर पे इतना, फिर इनपुट आउटपुट पे इतना, फिर दूसरे काउंटर पे इतना, तो पूरा बर्स्ट टाइम कितना है इसका, 6 है, 2 + 3 5 + 1 6, 6 - 6 कितना हो गया, वेटिंग टाइम 0 हो गया वेटिंग टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालेंगे, पहली बार इसको रिस्पॉन्स कब मिला, 3 पे आया, कब था 3 पे, 3 - 3 0, रिस्पॉन्स टाइम भी 0। ये पूरा बर्स्ट टाइम है, ध्यान रखना, ये पूरा बर्स्ट टाइम है। अब P3 तो हो गया, कौन है हमारे पास, P2 P4 P1, P2 P4 P1, दोबारा से P2 P4 P1, सबसे ज़्यादा प्रायर, सबसे ज़्यादा वीआईपी कौन है, P1, सबसे ज़्यादा वीआईपी कौन है, P1। और अच्छा ये 3 सेकंड और एग्जीक्यूट हो गया था, तो इसका बचा 4 ही है बस। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना। अब इसका 4 सेकंड बचा है, तो ये 4 सेकंड तक बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो P1 13 तक चला, इसका 0 हो गया। अब ये कहेगा कि भाई मुझे 5 सेकंड इनपुट आउटपुट के लिए चाहिए, मैं 5 सेकंड वेट करूँगा, इन द मीन टाइम जिसको एग्जीक्यूट होना है होते रहो, तो 5 सेकंड के लिए वेट करेगा। ठीक है, 13 पे आप इसको बाहर ले आए। अब बचा कौन, P2 P4, ये तो स्लीप है, सो रहा है ये। P2 P4, P2 और P4 में कौन वीआईपी है, P2 वीआईपी है। तो कितना देर बची है P2 के लिए, 3 सेकंड, 3 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा, P2 3 सेकंड तक एग्जीक्यूट हुआ, 16 तक इसका काम खत्म। अभी क्या बोल रहा है P2 कि भाई मेरे को 3 सेकंड तक उठाना मत, यानी 16 से लेके 3 सेकंड तक मत उठाना। P1 ने क्या बोला था कि 13 से लेके 5 सेकंड, यानी 18 तक इसको मत जगाना और 19 तक इसको मत जगाना। ठीक है, तो भाई P4 तो करेगा काम, P4 थोड़ी सो रहा है, तो P4 आया। ठीक है, P4 आया,
P4 को कितनी देर काम करना था, 2 सेकंड काम करना था, और 18 तक आने में यानी P1 के उठने में भी 2 सेकंड है, तो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, 18 तक एग्जीक्यूट हुआ। और अब P4 कहेगा कि भाई मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे सोने का टाइम हो गया, मैं 4 सेकंड सोऊंगा, यानी 18 पे निकला हूँ तो मैं 22 तक सोता रहूँगा, 22 तक मुझे उठाना मत, ठीक है, नहीं उठाएंगे। अब P1 के जागने का टाइम आ गया 18, P1 के जागने का टाइम आ गया, तो P1 जागेगा और कहेगा मुझे 3 सेकंड का काम है, यही VIP है तो यही एग्जीक्यूट होगा, 3 सेकंड तक एग्जीक्यूट हुआ यानी 21 तक। इन द मीन टाइम P2 के जागने का टाइम आ गया क्योंकि 19 क्रॉस हो गया इसमें, तो P2 जाग गया। P2 जागा तो P2 ने बोला भाई 1 सेकंड का काम है मुझे, ठीक है, 1 सेकंड का काम है, 22 तक एग्जीक्यूट होगा। अब 22 होते ही P4 भी जाग गया, तो P4 कहेगा कि भाई मेरे को काम करने दो, P4 जागेगा, P4 को कितनी देर का काम है, 1 सेकंड का, 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा यानी 23 तक। फाइनली P4 23 पे बाहर निकला, तो P4 के करते कंप्लीशन टाइम कितना है 23, टर्न अराउंड कितना होगा 23 माइनस 3 20, वेटिंग कितना होगा 20 माइनस इसका सम यानी 7 13, इसका वेटिंग टाइम हो गया। रिस्पॉन्स टाइम पहली बार इसको CPU रिस्पॉन्स कब मिला 16 पे, आया कब था 3 पे, तो रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा 13, ठीक है, 16 माइनस 3। P1 के लिए बढ़ते हैं, P1 21 पे बाहर निकला, 21 इसका कंप्लीशन टाइम है, तो टर्न अराउंड कितना होगा 21 माइनस 0 21, वेटिंग टाइम कितना होगा 21 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 3 यानी 18, तो 3 सेकंड इसका वेटिंग टाइम है। रिस्पॉन्स टाइम पहली बार CPU कब मिला 0 पे, आया कब था 0 पे, तो रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया 0। P2 के लिए देखते हैं, P2 फाइनली 22 पे बाहर निकला, 22 माइनस 2 तो टर्न अराउंड टाइम 20, वेटिंग टाइम कितना होगा 20 माइनस ये 3 प्लस 1 कितना है 7 यानी 13, वेटिंग टाइम इसका 13। रिस्पॉन्स टाइम पहली बार इसको CPU कब मिला 13 पे, आया कब था ये 2 पे, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया 11। तो ये हमने टेबल फिल कर दी, आई होप आपको समझ आया होगा। एवरेज वेटिंग टाइम देखते हैं 26 29, एवरेज टर्न अराउंड टाइम देखते हैं 20 40 60 67, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना होगा 67 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 16.75। एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा 29 डिवाइड बाय 4 यानी कि 7.25, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, आई होप आपको क्लियर हुआ। बात करते हैं अपने फाइनल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये इंटीग्रेट हो सकता है बाकी एल्गोरिथम के साथ जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या बोलता है कि अलग अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं CPU में, कोई सिस्टम प्रोसेस है, कोई यूज़र प्रोसेस है, कोई इंटरैक्टिव प्रोसेस है, कोई बैच प्रोसेस है, अलग अलग टाइप के प्रोसेस है, और हर एक प्रोसेस की अलग डिमांड हो सकती है, अलग मेमोरी रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट, शेड्यूलिंग रिक्वायरमेंट। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है सिस्टम प्रोसेस जो है उसको राउंड रॉबिंग एल्गोरिथम बेटर तरीके से सॉल्व कर पाए, यूज़र प्रोसेस को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सॉल्व कर पाए, या बैच प्रोसेस को हो सकता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या प्रायोरिटी बेस्ड सॉल्व कर पाए। तो हर एक प्रोसेस की एक अलग एल्गोरिथम हो सकती है, अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मल्टी लेवल क्यू क्या कहता है कि आप सारे प्रोसेसेस के लिए एक रेडी क्यू मत बनाओ। अभी तक हम जितने न्यूमेरिकल देख रहे थे सबके लिए एक ही रेडी क्यू बना रहे थे, तो वो कहता है कि सबके लिए एक रेडी क्यू मत बनाओ। सिस्टम प्रोसेस की एक रेडी क्यू बनेगी, इंटरैक्टिव की एक बनेगी, बैच की एक बनेगी, यूज़र की एक बनेगी। तो कोई यूज़र प्रोसेस आता है तो उसको यहाँ इस क्यू में डालो, बैच आता है तो यहाँ डालो। तो इससे क्या होगा कि हम हर एक यूज़र प्रोसेस को सिमिलर हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है यूज़र प्रोसेस कहे कि भाई मुझे FCFS से सॉल्व करो, तो हम CPU कहेंगे कि अगर यूज़र प्रोसेस वाली क्यू से कोई आए तो उसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाना। सिस्टम प्रोसेस के लिए हो सकता है राउंड रॉबिन लगे, तो हम CPU को कह सकते हैं कि भाई सिस्टम प्रोसेस वाले अगर कोई उसकी क्यू के थ्रू कोई प्रोसेस आए तो राउंड रॉबिन की तरह हैंडल करना। तो इससे होता क्या है कि हर एक प्रोसेस को हम सिमिलरली हैंडल नहीं करते, हमने बाइफरकेट कर दिया, क्योंकि हर एक प्रोसेस अपनी अलग डिमांड लेके आता है। बट इससे एक डिसएडवांटेज है वही स्टारवेशन का, कि हो सकता है कि बार बार हाई प्रायोरिटी, क्योंकि हमने प्रायोरिटी के हिसाब से इसको सेट करा कि सिस्टम प्रोसेस जो है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का है और यूज़र प्रोसेस सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का है। तो उस केस में क्या होगा, बार बार सिस्टम प्रोसेस आता रहा, बार बार यही क्यू में प्रोसेस आता रहा, तो यूज़र प्रोसेस वाले प्रोसेस को कभी टाइम मिलेगा ही नहीं, यूज़र प्रोसेस को कभी टाइम मिलेगा ही नहीं, वो इन्फिनेटली वेट करता रह जाएगा और सिस्टम प्रोसेस बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इसके लिए इसी का एक अपग्रेड वर्जन है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू क्या बोलती है
कि भाई हमारे पास जो क्यूज़ है ना, हमारे पास जो क्यूज़ है, अब हमारे पास ये 4 क्यू है और इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, हर एक क्यू के साथ एक टाइम क्वांटम एसोसिएट किया। इस टाइम क्वांटम क्या क्या मतलब है, मान लो यूज़र प्रोसेस, ये 4 क्यू मैंने इसी ऑर्डर बनाई, यूज़र, बैच, इंटरेक्टिव और सिस्टम। तो यूज़र प्रोसेस का टाइम क्वांटम मैंने 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 5 रखा, फिर 8 रखा। ये टाइम क्वांटम क्या बताता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोसेस है P1 और सिस्टम प्रोसेस में कंटिन्यूसली प्रोसेसेस आ रहे हैं, सिस्टम प्रोसेस कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं, P2, P3, P4, P5 करते करते कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो आइडियली इसमें क्या होगा, P1 स्टारवेशन हो जाएगा, P1 का कभी नंबर ही नहीं आएगा। बट मल्टी लेवल फीडबैक क्यू क्या बोलता है कि भाई 2 सेकंड तक इसका नंबर नहीं आया ना, तो इसकी प्रायोरिटी अपग्रेड कर दो, इसको उठा के यहाँ डाल दो, इसको थोड़ी सी प्रायोरिटी इसकी अपग्रेड कर दो। उसके बाद 3 सेकंड तक इसका नंबर नहीं आया तो इसको दोबारा अपग्रेड में डाल दो, P1 डाल दो। फिर 5 सेकंड तक इसका नंबर नहीं आया तो इसको यहाँ डाल दो, P1। तो यहाँ तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, यहाँ तो इसका नंबर आएगा ही आएगा, क्योंकि इसको हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी। तो ये बेसिकली यही बताता है। और यहाँ पे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से सॉल्व करते हैं कि भाई जो पहले आ रहा है उसको हम एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो फीडबैक क्या बोलता है कि भाई हर एक फिक्स टाइम क्वांटम के बाद उसकी प्रायोरिटी आप अपग्रेड कर दो, जिससे कि वो स्टार ना हो, स्टारवेशन में वो ना फंसे। तो फीडबैक इसका एक अपग्रेड वर्जन है मल्टी लेवल क्यू का। तो ये किसी में भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। राउंड रॉबिन में भी आप 4 प्रोसेस बना के हर एक की रेडी क्यू अलग करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये थे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, 2 वीडियोज़ में हमने कवर करे। आई होप आपको समझ आए होंगे। हमने न्यूमेरिकल्स करे, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में हमें डालिएगा, हम रिजॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।